नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है स्टडी विद प्रमेश कुमार में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चनों के बारे में। तो दोस्तों, यह वीडियो मैंने खासकर पीईटी की परीक्षा के लिए बनाई थी। पीईटी की परीक्षा में आपको 5 या 6 क्वेश्चन इस वीडियो से मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट चैनल में नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, देखते हैं आएगा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शन दिए हुए हैं आपको 4। ऑप्शन है नगर सभ्यता, कृषक सभ्यता, मध्यपाषाण सभ्यता, पुरापाषाण सभ्यता। इसमें पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नगर सभ्यता। क्या थी? नगर सभ्यता। नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो दोस्तों, ऑप्शन है इसके 4। प्रकृति के बलों की पूजा, प्रकृति के बलों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, पशुचारण, खेती और जाति समाज। देखिए, प्रकृति के बलों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, पशुचारण, खेती और जाति समाज। इसमें पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है व्यवस्थित शहरी जीवन। व्यवस्थित शहरी जीवन। इसका राइट आंसर क्या है? व्यवस्थित शहरी जीवन। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक काल, आरंभिक वैदिक काल में बड़ व्यवस्था आधारित थी। देखिए, आरंभिक वैदिक काल में बड़ व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो ऑप्शन ए है शिक्षा पर, ऑप्शन बी है जन्म पर, ऑप्शन सी है व्यवसाय पर और ऑप्शन डी है प्रतिभा पर। तो इसमें पूछा था कि आरंभिक वैदिक काल में बड़ व्यवस्था किस पर आधारित थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यवसाय पर। किस पर? व्यवसाय पर। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है चट्टान कटौती की वास्तुकला, बंदरगाह, कपास की खेती, मिट्टी के पात्र। देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन दिए हुए हैं इसके 4। चट्टान कटौती की वास्तुकला, बंदरगाह, कपास की खेती और मिट्टी के पात्र। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के पात्र के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5वां है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद, ऑप्शन सी है सामवेद और ऑप्शन डी है अथर्ववेद। देखिए, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है यजुर्वेद और ऑप्शन सी है सामवेद और ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? यजुर्वेद। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, 6वां क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण का लिया था। देखिए, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? ये कहाँ है उसकी, ये कहाँ होगी? कहाँ? गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है कुशीनगर, ऑप्शन सी है वाराणसी और ऑप्शन डी है सारनाथ। देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? कुशीनगर में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुशीनगर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? ऑप्शन दिए हैं वो 4, महावीर स्वामी, अजीतनाथ, ऋषभदेव और चौथा ऑप्शन है पार्श्वनाथ। चौथा ऑप्शन कौन सा? पार्श्वनाथ।
तो दोस्तों इसमें पूछा है जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कौन थे, ऋषभदेव। ठीक है दोस्तों, दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिए। देखिए भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाने वाला शासक कौन था, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाने वाला शासक कौन था। ऑप्शन दिए हुए 4 इसके, मौर्य, भारतीय यूनानी, गुप्त और कुषाण। देखिए भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाने वाला शासक कौन था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय यूनानी। भारतीय यूनानी ने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाने वाला शासक था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था। ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों इसके ऑप्शन दिए हुए हैं हर्षवर्धन, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, इसका ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कुमारगुप्त के द्वारा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, कुमारगुप्त के द्वारा। दोस्तों क्वेश्चन आपको बढ़िया लगे तो लाइक और शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 11वां है, एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण, एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था। तो ऑप्शन ए है दंती दुर्ग, ऑप्शन बी है अमोघवर्ष प्रथम और ऑप्शन सी है कृष्ण प्रथम और ऑप्शन डी है वत्सराज। तो एलोरा में सुविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण प्रथम ने। किसने, कृष्ण प्रथम ने। देखिए दोस्तों लाख बख्श, क्वेश्चन नंबर 12वां है, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी। ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों 4, इल्तुतमिश को, बलबन को, रजिया को, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो दोस्तों लाख बख्श की उपाधि थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो इसका राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13वां क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था। देखिए पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था। ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों आपको 4, तराइन 1191 ईस्वी में, यह तराइन का फर्स्ट युद्ध था, और तराइन 1192 ईस्वी में, यह सेकंड युद्ध था, और दोस्तों चंदावर 1193 ईस्वी में और रणथंभौर 1195 ईस्वी में। तो पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों तराइन के द्वितीय युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध में। देखिए दोस्तों यह तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, तब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था तराइन के प्रथम युद्ध में। दोस्तों तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14वां है, चांदी का सिक्का टका किसने चलवाया था, चांदी का सिक्का टका किसने चलवाया था। तो दोस्तों ऑप्शन दिए हुए हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने और बैरम खान ने। तो देखिए दोस्तों चांदी का जो सिक्का है वो किसने चलाया था, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने। किसने, इल्तुतमिश ने। इसका राइट आंसर है इल्तुतमिश। सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आयन ए अकबरी का लेखक कौन है,
क्वेश्चन नंबर 15वां है, आयन ए अकबरी का लेखक कौन है? आयन ए अकबरी का लेखक कौन है? ऑप्शन दिए हुए हैं 4, अबुल फजल, अलबरूनी, फरिश्ता, अमीर खुसरो। देखिए आयन ए अकबरी के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर है अबुल फजल। अबुल फजल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, 16वां क्वेश्चन है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? ऑप्शन ए है प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी है तालीकोटा का युद्ध, ऑप्शन सी है पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन डी हल्दी घाटी का युद्ध। तो देखिए दोस्तों, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी, तो इसका राइट आंसर है पानीपत का प्रथम युद्ध से मुगल राज्य की नींव पड़ी। देखिए जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच हुआ था 1526 ईस्वी में। इसमें बाबर की विजय हुई थी, यहीं से मुगल राज्य की नींव पड़ी। नेक्स्ट है दोस्तों, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है? किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी है दोस्तों लॉर्ड बेंटिंग, और ऑप्शन डी है लॉर्ड कर्जन। तो देखिए दोस्तों, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति से जुड़ा हुआ है, तो इसका राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। इसका राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18वां, भारत में प्रथम तार सेवा कब प्रारंभ हुई? भारत में प्रथम तार सेवा कब प्रारंभ हुई दोस्तों? ऑप्शन ए है 1853 में, ऑप्शन बी है 1875 में, ऑप्शन सी है 1884 में, ऑप्शन डी है 1900 में। तो देखिए दोस्तों, भारत में प्रथम तार सेवा 1853 में शुरुआत हुई थी। तार सेवा कब प्रारंभ हुई? 1853 में। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? ऑप्शन ए है 1909 के अनुसार, 1919 के अनुसार और 1935 के अनुसार, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1919 के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है लखनऊ, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है मद्रास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था दोस्तों? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है बम्बई यानी मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, 21वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसने स्वीकार किया था? निम्न में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक एक क्वेश्चन बहुत ही बारीकी से पढ़िए। निम्न में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? ऑप्शन ए है डलहौजी, ऑप्शन बी है कैनिंग ने, ऑप्शन सी है एलनबरो ने, ऑप्शन डी है डिजरेली ने। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डिजरेली ने स्वीकार किया था कि जो 1857 का विद्रोह है वह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, 22वां क्वेश्चन है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन बी है चिदंबरम पिल्लई ने, ऑप्शन सी है गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन डी है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। तो देखिए दोस्तों, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? इसका राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट है थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 23 है, थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है जस्टिस रानाडे, ऑप्शन बी है मैडम ब्लावत्स्की, ऑप्शन सी है एनी बेसेंट, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे मैडम
ब्लावत्स्की। इसका राइट आंसर है मैडम ब्लावत्स्की। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी है एम एम मालवीय यानी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है गांधी जी। तो इसमें राइट आंसर पूछा है कि किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बी आर अम्बेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? ऑप्शन ए है लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन बी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी है लॉर्ड बेवेल, ऑप्शन डी है क्लीमेंट एटली। क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। इसका राइट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई? क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, भारत में संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, और ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, और ऑप्शन डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसमें पूछा है संघीय शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभ हुई, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है दोस्तों, ये तो वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए है केरल से, ऑप्शन बी है कर्नाटक से, ऑप्शन सी है राजस्थान से, ऑप्शन डी है तमिलनाडु से। तो कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ होता है दोस्तों? केरल में। नेक्स्ट है, भारत की सबसे पहली बोलती फीचर फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन राजा हरिश्चंद्र, आलम आरा, दुनिया न माने, आदमी। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, उसमें पूछा है कि भारत की सबसे पहली बोलती फीचर फिल्म कौन सी थी? तो ऑप्शन, इसका राइट आंसर है आलम आरा। आलम आरा भारत की सबसे पहली बोलती फीचर फिल्म थी आलम आरा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी है 26 जनवरी 1952 को, ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1948 को, और ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को। ठीक है दोस्तों, संविधान के उद्देश्य काम में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए? संविधान के उद्देश्य काम में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए? ऑप्शन ए है दोस्तों 16वें संविधान संशोधन द्वारा, 7वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा, और ऑप्शन डी है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। देखिए, संविधान के उद्देश्य काम समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 42वें संशोधन द्वारा। 42वें संशोधन द्वारा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट, अभी तक का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। संविधान सभा में यह किसने कहा था? संविधान सभा में यह किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिससे बैंक अनुसार अदा किया जाता है? संविधान सभा में यह किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे बैंक अनुसार अदा किया जाता है? ऑप्शन ए है के एम मुंशी ने, ऑप्शन बी है बी आर अम्बेडकर ने, ऑप्शन सी है ऑस्टिन ने, ऑप्शन डी है केटी शाह ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केटी शाह ने। क्वेश्चन नंबर 32 है, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो उनका काम कौन करेगा? जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो उनका काम कौन करेगा? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है गृह मंत्री, ऑप्शन सी है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। देखिए, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोस्तों दोनों ही खाली हों
तब उनका काम कौन करेगा? तो उनका काम करेगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन यह तय करता है, निम्न में से कौन यह तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति तय करता है, लोकसभा अध्यक्ष तय करता है, राज्यसभा के सभापति या वित्त मंत्री। निम्न में से कौन यह तय करता है कि कोई विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो दोस्तों यह तय करता है लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ऑप्शन ए है चुनाव आयोग, ऑप्शन बी है वित्त आयोग, ऑप्शन सी है योजना आयोग, ऑप्शन डी है संघ लोक सेवा आयोग। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए जो 34 क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है चुनाव आयोग, ऑप्शन बी है वित्त आयोग, ऑप्शन सी है योजना आयोग, ऑप्शन डी है संघ लोक सेवा आयोग। इसमें पूछा है कि कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों योजना आयोग। योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में कि कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है लोक लेखा समिति को, ऑप्शन बी है उपक्रम समिति को, स्थायी समिति को, विशेषाधिकार समिति को। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है किसको? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लोक लेखा समिति को। क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 36, संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? ऑप्शन है इसके राष्ट्रपति को, उच्चतम न्यायालय को, प्रधानमंत्री को, के संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें, तो आप सभी लोग जब परीक्षा में पेपर देने जाएंगे तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग गलत करेंगे इसको, क्योंकि आप इसका आंसर देंगे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को। लेकिन इसका राइट आंसर ये नहीं है, इसका राइट आंसर है ए राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? राष्ट्रपति को। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार कब संशोधन हुआ था? देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना पहली बार कब संशोधित हुई? ऑप्शन ए है 24वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी है 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी है 44वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना उसमें संशोधन हुआ था 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 350 में, अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 312 में, अनुच्छेद 280 में। आप लोग बताइए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 352, अनुच्छेद 352 में आपातकाल का प्रावधान है। मैरियाना गरत, दोस्तों अभी भी बीएड की परीक्षा में पूछा गया था, मैरियाना गरत किस महासागर में है? ऑप्शन ए है अंध महासागर में, ऑप्शन बी है आर्कटिक महासागर में, ऑप्शन सी है हिंद महासागर में, ऑप्शन डी है प्रशांत महासागर में। तो देखिए दोस्तों जो मैरियाना गरत किस महासागर में है? वो प्रशांत महासागर में है। सबसे गहरी मैरियाना गरत है वो किस में है? प्रशांत महासागर में। चलिए, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 23 सितंबर को, 21 मार्च को, 4 जुलाई को या 3 जनवरी को? आप लोग जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। कब? 3 जनवरी को। ठीक है। पाक जल डमरू मध्य किसके बीच स्थित है? ऑप्शन जो दिए हुए हैं भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका, भारत और म्यांमार।
पाक जल डमरू मध्य किसके बीच स्थित है? ऑप्शन नंबर सी है भारत और श्रीलंका के बीच। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल डमरू मध्य स्थित है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 है। 42वां क्वेश्चन है, खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हुए हैं? खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हुए हैं? तो ऑप्शन ए है भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कजाकिस्तान। तो देखिए दोस्तों, खैबर दर्रे से दो देश जुड़े हुए हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान खैबर दर्रे से जुड़े हुए हैं। अच्छा दोस्तों, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 43 है। 43वां क्वेश्चन, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? यह क्वेश्चन तो सबको आना चाहिए। ऑप्शन ए है विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है देहरादून, ऑप्शन डी है चेन्नई। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन ए है माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन बी है गॉर्डन ऑस्टेन, ऑप्शन सी है कंचनजंगा, ऑप्शन डी है नंगा पर्वत। देखिए दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो है गॉर्डन ऑस्टेन, इसे बोलते हैं K2। इसकी जो ऊंचाई है वो दोस्तों है वो है 8,611 किलोमीटर। कितनी? 8,611 किलोमीटर। और जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है दोस्तों वो है 8,848। यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। यह कहाँ पर है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, वो कहाँ पर है? नेपाल में। इसकी जो ऊंचाई है 8,848 किलोमीटर। कंचनजंगा की दोस्तों ऊंचाई है 8,598 किलोमीटर। 8,598 किलोमीटर। और दोस्तों नंगा पर्वत की ऊंचाई है 8,126 किलोमीटर। 8,126 किलोमीटर। तो भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? गॉर्डन ऑस्टेन। गॉर्डन ऑस्टेन। चलिए, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो दोस्तों, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? ऑप्शन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश के साथ। लगभग 4,096.6 किलोमीटर। नेक्स्ट है, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 46 है। 46वां क्वेश्चन, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? विक्रम साराभाई, सतीश धवन, अब्दुल कलाम, सीवी रमन। तो दोस्तों, व्हीलर द्वीप का नया नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल कलाम द्वीप। क्वेश्चन नंबर 47, 47वां क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का प्रमुख कार्य क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का प्रमुख कार्य क्या है? ऑप्शन ए है मुद्रा आपूर्ति निर्धारण, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय आय अनुमान एकत्र करना, ऑप्शन सी है रोजगार का विस्तृत ब्यौरा एकत्र करना, ऑप्शन डी कीमत निर्धारण करना। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आय अनुमान एकत्र करना। क्वेश्चन नंबर 48 है, दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक कैसा रहेगा? दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक कैसा रहेगा? ऑप्शन ए है बढ़ता है, या अपरिवर्तित रहता है, या घटता है, या बर्फ में अशुद्धताओं पर निर्भर करता है। देखिए, दाब बढ़ाने से बर्फ का जो गलनांक है वो घटता है दोस्तों। दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक कैसा रहता है? घटता है। इसका राइट आंसर है 48 का राइट आंसर है घटता है। दूध की मथने से क्रीम का अलग होने का कारण क्या है? दूध की मथने से क्रीम का अलग होने का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए है घर्षण बल, ऑप्शन बी है अपकेंद्री बल, ऑप्शन सी है गुरुत्व बल, ऑप्शन डी है श्यान बल। देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 है, दूध की मथने से क्रीम का अलग होने का कारण क्या है? अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, निम्न में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती वेग कहा जाता है? निम्न में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती वेग कहा जाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, डिक्टोसोम,
या फैगोसोम। तो इसमें क्या पूछा है दोस्तों, निम्न में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाइसोसोम को कोशिकाओं का आत्मघाती बैग कहा जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।